मान लो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री को समझने के लिए क्या जरूरी है। वो है पीरियोडिक टेबल। अब अगर आपको पीरियोडिक टेबल 10 बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपने जितनी बार भी पीरियोडिक टेबल को याद करने की कोशिश की, आपकी इंटेंशन उसका रट्टा लगाने की थी, ना कि उसको समझने की। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? वेल, पीरियोडिक टेबल को याद करने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। और आज की इस वीडियो में तुम पीरियोडिक टेबल को पूरी डिटेल के साथ समझने वाले हो और अगले 10 मिनट के अंदर तुम्हारा कॉन्सेप्ट पीक लेवल पे होगा और किसी भी एग्जाम में पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमारे प्लेनेट अर्थ पे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है और हर एलिमेंट की अलग प्रॉपर्टीज है। अब इन 118 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट कौन सा है, ये जानने के लिए हमने बनाया पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर दुनिया में मौजूद 118 एलिमेंट्स में से हर एलिमेंट को उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे रखा गया है। लेकिन तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि इन एलिमेंट्स को उनकी जगह पे रखना साइंटिस्ट के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले 8 से 10 बार पीरियोडिक टेबल को चेंज किया जा चुका था। लेकिन क्यों? हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। 300 बीसी वो वक्त था जब ग्रीक साइंटिस्ट ने कुछ एलिमेंट डिस्कवर किए थे, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। ये 4 एलिमेंट साइंस की दुनिया के सबसे पहले एलिमेंट्स माने जाते हैं, अगर लेवोइजियर ने इनका डीप एनालिसिस ना किया होता। लेकिन 1789 में जब ये फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोइजियर अपनी लैब के अंदर थोड़े से पानी को हीट अप कर रहा था टू सी अगर वाटर एक एलिमेंट है भी या नहीं, लेकिन वाटर को एक सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर देने के बाद उसने ये नोटिस किया कि पानी तो एक दूसरे स्टेट यानी गैसियस में चेंज हो चुका है और अब इस गैस में 2 एलिमेंट्स मौजूद थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिससे यह मालूम हुआ कि वाटर इज नॉट एलिमेंट। और एक के बाद एक करके उसने 33 और एलिमेंट्स डिस्कवर किए और उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। लेकिन 1892 में एक जर्मन साइंटिस्ट जॉन वोल्फगैंग डुबीराइनर, इसके हिसाब से एलिमेंट्स को सिर्फ 2 ग्रुप यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के ग्रुप में डिवाइड करना काफी नहीं था, इसीलिए उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, जिन ग्रुप्स को डोबिनियर ट्राइड कहा गया। डोबिनियर ट्राइड की खास बात यह थी कि इस टेबल के किसी भी ग्रुप के बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का मीन था। लेकिन डोबीराइनर यह फार्मूला दूसरे एलिमेंट्स के साथ प्रूव नहीं कर सका। बेस ट्राइड्स के फेलियर के बाद एक ब्रिटिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उनको तरतीब दी। न्यूलैंड की अरेंजमेंट में एक खास बात यह थी कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से मिलती जुलती थी। न्यूलैंड ने इस स्ट्रक्चर को म्यूजिक में पाए जाने वाले ऑक्टेव से कंपेयर, इसलिए आज भी इस क्लासिफिकेशन को न्यूलैंड्स ऑक्टेव कहा जाता है। लेकिन न्यूलैंड 56 एलिमेंट्स में से सिर्फ कैल्शियम तक यानी 17 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई कर सका, जिसके बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो जाती थी। और सोने पे सुहागा ये कि इन 56 एलिमेंट्स के अलावा और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे और जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए उनको अरेंज करना उतना ही मुश्किल होता गया। अंटिल 1869 की एक रात एक रशियन केमिस्ट दिमित्री इवानोविच मेंडलीव अपने रूम के अंदर कार्ड में लिखे हुए एलिमेंट्स को अरेंज करने में बिजी था। ऐसा करते करते उसकी आंख लग गई। नींद में उसे ये ख्याल आया कि क्यों ना सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा जाए। ऐसा करने से पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स बन रही थी जिनको फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट से फिल किया जा सकता था। और यही वजह थी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को एक्यूरेट माना गया कुछ हद तक, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास अल्कलाई और हेलोजिन दोनों की प्रॉपर्टीज है। प्लस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ जगहों पे ऐसे एलिमेंट को रखा गया था जिनका एटॉमिक मास उनसे पिछले वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से कम था, जैसे कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.93 है, उसको निकल के पीछे रखा गया था जिसका एटॉमिक मास 58.71 है। और कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे जिनको सेम ग्रुप में रखा गया था, हालांकि उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी, जैसे मैंगनीज जिसको हेलोजिन ग्रुप में रखा गया था, हालांकि उसकी प्रॉपर्टीज हेलोजिन ग्रुप से बिल्कुल ही अलग थी। मेंडलीव की इन गलतियों को देखते हुए 1913 में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोजली ने यह डिस्कवर किया कि किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि उसका एटॉमिक मास। इस डिस्कवरी ने एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज का पर्सपेक्टिव ही चेंज करके रख दिया और आज तक मोजले का यही पीरियोडिक टेबल यूज होता आ रहा है।
जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जिस तरह पिछले पीरियोडिक टेबल्स की कुछ अलग खासियतें थी, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी अलग ही खासियतें हैं। इसको जानने के लिए मैं तुम्हें देने वाला हूँ ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की एक टेबुलर फॉर्म है जिनको ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को ऊपर से नीचे वाइज पढ़े तो इसको हम ग्रुप बोलते हैं और लेफ्ट टू राइट को हम पीरियड्स कहते हैं। मतलब वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स है। पीरियड्स इलेक्ट्रॉन शेल को जाहिर करते हैं और ग्रुप्स इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी को जाहिर करते हैं। वो एलिमेंट्स जिनको एक ही ग्रुप में रखा गया है उनकी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी, केमिकल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर सेम होते हैं। अगर मैं बोलूं ग्रुप 1 एलिमेंट्स तो उसका मतलब सारे एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। और जैसे जैसे हम एक ग्रुप आगे बढ़ते हैं तो एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। जैसे हमने पहले देखा कि सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। जैसे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स सॉफ्ट होते हैं और पानी के साथ हाईली रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। इन ग्रुप्स को हमने फैमिली नेम्स भी दिए हैं। जैसे ग्रुप 1 को अल्कलाइन मेटल्स, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बीच वाले एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप 17 को हेलोजेंस और ग्रुप 18 को नोबल गैसेस कहते हैं। पीरियोडिक टेबल को हमने ब्लॉक वाइज भी डिवाइड किया है जो कि कलेक्टिवली ग्रुप्स और पीरियड से मिलकर बने हैं, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 किस्म के एलिमेंट होते हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डी ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अब पी ब्लॉक को अच्छे से समझना, एल्यूमिनियम से लेकर बिस्मथ तक ये अलग रंग के इसलिए हैं क्योंकि ये रिमेनिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल है और कार्बन से लेकर आयोडीन तक ये सारे नॉन मेटल्स हैं। और इन दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच बोरान से लेकर एस्टेटाइन तक सब मेटलोइड्स है। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि मेटलोइड्स क्या होते हैं, सो डोंट वरी, अगले 1 मिनट के अंदर तुम्हें पता लग जाएगा। So metalloids are those type of elements which have both properties of metals and non-metals। तुम्हारी भाषा में मेटलोइड्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। मतलब ना ही मेटल्स की तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और ना ही नॉन मेटल्स की तरह इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देते। मेटलोइड्स मेटल्स की तरह तब रिएक्ट करते हैं जब इन्हें हाई टेम्परेचर दिया है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे मेटलोइड्स नॉन मेटल्स की तरह रिएक्ट करते हैं। तो हम कहाँ थे? हाँ, ब्लॉक्स। और एफ ब्लॉक के अंदर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स प्रेजेंट होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सबसे खास चीज इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। जैसे जैसे तुम पीरियड्स को टॉप टू बॉटम देखोगे, एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पीरियड्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी बढ़ेंगे। अब यहाँ पे तुम्हारा सवाल होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी तो बढ़ रही है, फिर उनका रेडियस भी तो बढ़ेगा ना। तुम्हें पता है क्या? तुम बहुत ही जीनियस हो। वेल, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम लेफ्ट साइड पे होते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कम होते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन भी कम होती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बढ़ते हैं उनकी अट्रैक्शन भी बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन रेडियस को छोटा कर देता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम कम होती है और लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम शेल्स बढ़ती हैं और जैसे जैसे शेल्स बढ़ती हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन कम होती है और कम अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन रूज करना बहुत ही इजी होता है। और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत ही मजबूत होती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स लूज करना बहुत ही मुश्किल होता है और इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एनर्जी, ये भी टॉप टू बॉटम कम होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग शेल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन कम होती है। और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तुम्हारे 10 मिनट पूरे। लेकिन रुको, मैं तुम्हें पीरियड टेबल याद करवाना तो भूल ही गया, लेकिन मैंने इसके लिए भी वीडियो बना ली है। लेकिन ये वाली तो मेरी पहली वीडियो है, लेकिन मैं फिर भी बना लूंगा। लेकिन बाय।